नमस्कार और टीवी भारत में स्वागत। पुणे में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने अजीत डोभाल के 10 को लंबे सुरक्षा अनुभव और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को उल्लेख किया और उन्होंने कहा है कि डोभाल ने आईबी अधिकारी के रूप में काम करते हुए देश की कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के सामना किया और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और कार्यक्रम में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, राजनीतिक फैसले और आतंकवाद से मुकाबले में अजीत डोभाल की भूमिका सराहना की गई। केरल की इनकी कैडर छोड़कर आईबी के डेप्यूटेशन पर आना और फिर 72 से लेकर जब डीआईबी बने तब तक सतत आईबी के ऑफिसर के रूप में हर चुनौती जो देश के सामने आई उसके लिए इनको ही डीआईबी जो उस वक्त के थे उन्होंने नियुक्त किया। पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान में रहकर कई जगह पे इन्होंने एक अद्भुत योगदान देने का काम किया है, जिसका चित्रांकन और जिसका मूल्यांकन संभव ही नहीं, क्योंकि आईबी के जो अफसर करते हैं, जो उनकी ड्यूटी निभाते हैं, वो कभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं होती। पाकिस्तान में भी अजीत डोभाल जी ने 6 साल तक काम किया और बड़े क्रूशियल समय में काम किया। उसके बाद आईबी में उनको ऑपरेशन विंग में नियुक्त किया गया और मैं गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, मल्टी एजेंसी सेंटर देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी आज बना है। मोदी जी के आने के बाद 19 के बाद हमने उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित भी किया है और एक नया अवतार भी आज के समय के रूप में लाए हैं। परंतु मैक के स्थापक अध्यक्ष अगर कोई था तो अजीत डोभाल जी थे। उन्होंने ही मैक की नींव, मजबूत नींव रखने का काम किया। 2004 में डीआईबी बने और डीआईबी बनने के बाद 2005 में वो सेवानिवृत्त हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में आयोजित थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने थारू समाज के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्या और सुझाव और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार थारू समुदाय की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनजातीय क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उसमें जिस प्रकार से पिछले सालों में जो यहाँ पर विशेषकर हमारा खटीमा, नानकमता, सितारगंज ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत अंदर एक खून की तरह एक घुसपैठ धर्मांतरण के रूप में की गई है और मैं इसको बहुत भली भांति जानता था शुरू से, चूंकि मैंने यहाँ देखा था। इसलिए हमने पहले दिन से संकल्प लिया, जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मुझे जिम्मेदारी मिली, दायित्व मिला, कि ये धर्मांतरण का जो पाप है, ये पाप जो है पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। इसीलिए हम ये धर्मांतरण का कानून लाए हैं और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सख्त कानून है, उसको और सख्त बनाएंगे। जो आपने सुझाव दिया है कि जैसे ही जो धर्मांतरण करे उसकी जो मिलने वाली जो अनुसूचित जनजाति की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं बंद हो जाए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस विषय पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बहुत सोच समझकर ही धर्मांतरण पर कानून बनाया गया है और उस कानून का जो प्रभाव है, असर है, वो भी दिखाई देने लगा है। जैसा आप ही ने बताया कि अभी हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरा खाड़ू समाज
जो हमारा यहाँ रहता है उसके सब प्रतिनिधि लोग आप लोग आए हैं। आप लोगों को भी पहल करके ये जो घिनौना काम, सोची समझी साजिश, एक षड्यंत्र समाज को समाप्त करने का, धीरे धीरे नुकसान करके एक दिन समाप्त करने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को आप सब लोगों ने अब आगे नहीं बढ़ने देना, यहीं पर उसको रोकना है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दुख और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हमले में मरे गए मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि रोजगार की तलाश में आए निर्दोष लोगों को निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घटना की गहन जांच, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। अटैक में दो जो नॉन लोकल लेबरर्स थे उन पे अटैक किया गया, 2 लोगों की मौत हो गई, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? और दूसरा, मेरी गुजारिश है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह अभी जो हमारा एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसके बाद हज़ारों लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर का नाम देके पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया। अभी भी जो अनंतनाग में जो दुकानदार हैं, उनकी हाजिरी, तुम्हारा सीसीटीवी कहाँ था, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा, और अभी भी जेआईसी और हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाते हैं। ओजीडब्ल्यू के नाम पे 80 साल के आदमी को बंद रखा काफ़ी देर के लिए। तो कहीं ये दूसरा बहाना नहीं मिलना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को, यहाँ की पुलिस को, कश्मीरी लोगों को, आम कश्मीरी जिनका कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे खुद शर्मिंदा ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर के रियासतों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे शाल वाले वहाँ जाते हैं, इस टेंशन का फिर वो शिकार हो जाते हैं। हम तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें देखना चाहिए ये कहाँ कोताही हो रही है, किस तरह मिलिटेंटों ने आके इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, आर्मी होने के बावजूद, सीआरपी पुलिस होने के बावजूद 2 निहत्थे लोगों को गोली मार के जो है ख़त्म कर दिया। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया। नीरू खुदा सवाल। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडे ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष के आरोपों और राम मंदिर चंदे से जुड़े विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अमित शाह का पूरा राजनीतिक जीवन राष्ट्र सेवा और सुरक्षा के मुद्दों को समर्पित रहा है। और मनोज पांडे ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के सख्त कदम उठाए हैं। वहीं राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि आस्था से जुड़े विषय पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और जनता ऐसे मामलों पर अपना निर्णय देती है। कल संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों द्वारा राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर धारण करके पूर्व के सांसद ने नुक्कड़ नाटक किया और विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह सदन से बाहर उसके भी नारे लगाए। देखिए, जहां तक कुछ लोग, कमजोर लोग, वो भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आदरणीय गृह मंत्री जी के इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि हम सबके आदर्श थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी आप फोटो को देखिए, उनकी आंखों को देखिए, उनकी दृढ़ता देखिए, देशभक्ति देखिए उनके चेहरों पर। आज वही देशभक्ति, वही देश के प्रति दृढ़ता, वही देश के प्रति संकल्प हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। ये कमजोर लोग जिन्होंने 60 साल तक इस भारत को नक्सलवाद के अधीन कर दिया,
नक्सलवाद के पैरों पर रख दिया, जिन्होंने देश को अलग अलग राज्यों में एक नए आंतरिक आतंकवाद की जड़ को पैदा करने का काम किया, देश में लोगों को मरवाने का काम किया, ट्रेनों में बम विस्फोट करवाने का काम किया। किन किन लोगों ने, किनकी सरकारों में ये नक्सलवाद और आतंकवाद पनपा है? पंजाब कब जल रहा था? जम्मू कश्मीर किसकी सरकारों में जला है? कहां पर लोगों को पलायन करना पड़ा? किनकी सरकारों में? गिरेबान के अंदर झांक करके देखें, जो अपने देश में रहने वाले लोगों को और बहुसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पाए, वो आदरणीय अमित शाह जी से बराबरी करने का काम करेंगे। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश और छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उद्धव ठाकरे ने छात्रों के साथ हुए कथित व्यवहार को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग की और उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज़ को दबाने के बजाय उनकी समस्या को समझने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को ध्यान की जरूरत है। और ठाकरे ने सरकार की नीतियों की तुलना ऐतिहासिक आंदोलनों से करते हुए लोकतांत्रिक संवाद और युवाओं के सम्मान पर जोर दिया। पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे। याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना काठीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले। ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो, मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली, त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे। आणि या भाषेची सुरुवात, ही भाषा योग्य का अयोग्य हा मुद्दा आहेच, पण या भाषेची सुरुवात मुळामध्ये आपल्या देशात जे नमोरुग्ण आहेत, मी ज्यांना मनोरुग्ण तर ते आहेतच, पण नमोरुग्ण आहेत त्यांना देईन याचा दोष। कारण ज्या पद्धतीने गेले काही वर्ष ट्रोलिंग चालतं, इथे सुद्धा ज्या एका मुलीने पोलिसांची गाडी अडवली, रिया अहिर, तिला ज्या पद्धतीने ट्रोल करण्यात आलं, ती भाषा, त्या भाषेबद्दल कोणी कोणाला माफ करायचं? म्हणून मला असं वाटतं आपल्या देशात काय चाललेलं आहे याची नीट कल्पना माननीय पंतप्रधानांनी आपल्या, जर कोणी त्यांच्याकडे राहिलं असेल तर विश्वासू सहकाऱ्यांकडनं घेतली पाहिजे। माफ करण्याची नाही तर माफी मागण्याची गरज आहे। तरुणाई भरकटलेली आहे अशा पद्धतीचं, म्हणजे आधी यांना झुरळ म्हटलं, आता यांना भरकटलेले म्हटलं। ही मुलं तुम्हाला माफ करतील का? ज्यांच्या मनावरती वळ उठलेत, आम्ही गेलो होतो तेव्हा हे सगळे, कोणाचे पाय फ्रॅक्चर झालेत, कोणाचे हात फ्रॅक्चर झाले, एक तरुणी तर अक्षरशः उद्वेगाने सांगत होते तिचे कपडे फाडले गेले। म्हणजे काय म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहारे येत होते। तर त्या मुलांनी ते भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार। पटना में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने छात्रों से जुड़े मामलों को लेकर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों पर दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टीम विभिन्न जिलों में जाकर छात्रों, उनके परिवारों और संबंधित लोगों से बातचीत करेगी और पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के नेतृत्व सौंपेगी। और इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई की निष्पक्षता जांच होनी चाहिए और संसद में भी इन मुद्दों पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं से जुड़े मामलों में उनकी आवाज़ उठाती रहेगी। फायर हुआ, उनको पीटा गया, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए। फायर हुआ, उनको पीटा गया, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना करके अलग अलग जिलों में भेजा है। हम मनोज राम जी आपके सांसद, विक्रांत भूरिया जी आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विनोद जाखड़ जी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सारे लोग सीवान जा रहे हैं। वहाँ पीड़ितों से मिलेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और फैक्ट फाइंडिंग करके हम आदरणीय राहुल गांधी जी को सबमिट करेंगे एक रिपोर्ट। उसके बाद जो बर्बरता हुई है उसके अगेंस्ट लगातार संसद में भी राहुल गांधी जी जवाब मांग रहे हैं और जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं और सरकार लगातार संसद से भी भाग रही है। लेकिन छात्रों के खिलाफ जो बर्बरता हुई है हम उस पर लगातार आवाज उठाते रहेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं
उनसे जवाबदेही मांगते रहेंगे। आपने छात्रों पर लाठियां चलाई, दिल्ली से लेकर के बिहार तक जनपद जनपद आपने जिस तरह बच्चों को पीटा है, वो अपना अधिकार मांग रहे थे और उस अधिकार के खिलाफ जाकर के आपने जो बर्बरता की है वो संविधान के खिलाफ है। क्या क्या करना है आप लोग को सिवान में जाकर क्या क्या देखिएगा? देखिए, सिर्फ सिवान ही नहीं, पूर्णिया, जहानाबाद, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, पटना, तमाम जिलों में अलग अलग टीम लगाई गई है। हम लोग सिवान जा रहे हैं, हम पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिनके साथ भी बर्बरता हुई है हम उन सारे परिवारों से मुलाकात करेंगे और जांचेंगे कि ग्राउंड पे असल में पुलिस को आदेश किसने दिया कि वो AK-47 चलाए छात्रों पर। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बर्बरता है कि सीधे छात्रों पर AK-47 चलाई गई है। आज़ादी की स्वर्ण जयंती हम कुछ इस तरह से मनाए हैं, सन 47 से चलकर AK-47 तक आए हैं, तो हमें यह जानना है कि AK-47 किसके आदेश पर चलाई। जम्मू में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कुलगाम आतंकी हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान और महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा व्यवस्था पर टिप्पणियों और आतंकी घटनाओं की जांच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। और रविंद्र रैना ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। Dr. Farooq Abdullah is a very responsible person, and in a context to the terror attack took place in South Kashmir in Kulgam, Dr. Farooq Abdullah made highly controversial statement that is deeply unfortunate and very, very irresponsible statement. When innocent laborers are brutally murdered by terrorists, the nation expects every political leader to stand united against terrorism, not making any speculative statements, not to create confusion or to divert the attention from the perpetrators. What Dr. Farooq Abdullah wants, he's just justifying this terror attack and relating this attack to the statehood. This is highly condemnable. Dr. Farooq Abdullah is trying to create confusion. He is just diverting this attack and diverting the issue from the perpetrators. Terrorism has only one face. The terrorists and those who support or justified them. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के दुबना नेचर पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और हरित विकास राज्य की सरकार की प्राथमिकताओं में से शामिल है और उन्होंने मियावाकी पद्धति से विकसित किए जा रहे शहरी वानों की सराहना करते हुए कहा है कि यहां पहल आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर में आज 11 लाख पौधे लगाने का ये अद्भुत अच्छा मौका है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम के आधार पर देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का उन्होंने जो आह्वान किया, उस बलबूते पर हमारे अलग अलग नगरों में अभियान चल रहा है। आज जबलपुर में मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाने का ये 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प, बड़ा संकल्प है। मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम को, हमारे मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, इस अवसर पर हमारे सांसद आशीष उपाध्याय जी, इसी के साथ साथ हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय विधायक जी अभिलाष पांडे जी सहित सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। मियावाकी पद्धति, ये पद्धति के बलबूते पर आमतौर पर 1 एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं, लेकिन मियावाकी पद्धति में 3 लेयर के अंदर 8 से 12,000 तक पौधे लगते हैं और इसके कारण से ये पौधे 3 साल में ही
3 छतरी के अंदर लगने वाले पौधे, जिसमें शीशम, सागौन से लगा करके क्रमशः कम आयु के पौधों का एक लेयर होता है और वो अपने बलबूते पर एक सघन वन 3 साल के अंदर खड़ा कर लेते हैं, जो कई देशों ने इसको अपनाया। दिल्ली में बीजेपी सांसद गुलाम अली खतना ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन, प्रधानमंत्री की जनसभा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम प्रवासी मजदूरों पर हुए आतंकी हमले और इस पर महबूबा मुफ्ती व फारूक अब्दुल्ला के बयानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। वही कुलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति से बचने की अपील की। देखिए, आंध्र प्रदेश में जिस महापुरुष के नाम पे एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है, उनको जंगल का हीरो माना जाता था। ट्राइब्स की राइट्स के लिए उन्होंने फाइट करा और फाइट करते करते अंग्रेजों के साथ जंग लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने ट्राइबल्स के लिए आंध्र प्रदेश में काम करा, उनके नाम का ये तो बड़ी बहुत अहम बात है और प्रधानमंत्री जी इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सर, चंद्रबाबू नायडू ने भी तारीफ की पीएम की, कहा कि 100 करोड़ से अधिक के लोगों को साथ में लेकर चलना छोटी बात नहीं है और साथ ही में पीएम के पास जो नॉलेज है टेक्नोलॉजी की और सभी चीज़ों की, वो रिमार्केबल है। तो हमें मीटिंग्स में बोलते हैं कि अपने साथ सोशल मीडिया के 4 लोग रखा करो, बच्चों के लिए काम करते हैं, वॉरियर के एजुकेशन वॉरियर के नाम काम करते हैं, स्ट्रेस वाले बच्चों के लिए काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे हम, यूनिकॉर्न पे, स्टार्टअप स्टैंड अप, लोकल फॉर वोकल, इवन दुनिया में उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का, भारतीयों का सिक्का जमाया है। और जो लोग इसमें, चंद्रबाबू नायडू साहब ने बिल्कुल सच कहा कि सभी कम्युनिटी। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम बोलते भी भारत।